कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने नौकरी, घर, कृषि, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो करेंसी सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब लंबे समय तक कोरोना वायरस महामारी के चलते आम आदमी पर जमकर मार पड़ी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुत से लोगों की इनकम घटी है तो कारोबार पर भी जमकर असर पड़ा है। खासतौर पर ये छोटे कारोबारियों को जमकर नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में ये बजट कई मायने में महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के 14% का अंश देती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी एनपीएस में 14% अंश अब तक कटौती के दायरे में आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। ये जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। डिफेंस सेक्टर में कैंपस में 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 5G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी ऐलान किए हैं। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा है 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हर साल 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समावेशी विकास बजट में सरकार की प्राथमिकता होगी। देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा।
वहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सिर्फ 1 या 2 साल के लिए रोड मैप नहीं तैयार करेगा, बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में शिक्षा, कृषि, रोजगार और देश के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अमरावती में भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने बजट का स्वागत किया और कांग्रेस नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया। देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज बजेट सादर केलेलं आहे। या बजेटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही मिळाला, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काय त्यांनी बोललं, या प्रश्नासाठी आपल्यासोबत अमरावतीकर जनता आहेत। सर्वात आधी आपण किरण भाऊ पातुरकर यांच्याकडे आलेलो आहोत। भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष ते आहेत। किरण भाऊ, आज बजेट सादर झालेलं आहे, साधारणतः काय वाटते बजेट? साधारणतः लोकांना अशी अपेक्षा होती की उत्तर प्रदेश आणि 5 राज्याचे इलेक्शन चालू असल्यामुळे पॉप्युलिस्टिक बजेट येईल, परंतु केंद्र सरकारने पॉप्युलिस्टिक बजेट सादर न करता भारताच्या अर्थव्यवस्था मजबूत करणारं, रोजगार निर्माण करणारं असं एक चांगलं बजेट दिलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये कृषीची सगळ्यात जास्त काळजी घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट आहे, मग तो फळबागाचा विषय असेल, ऑर्गॅनिक फूडचा विषय असेल, याला जास्त प्रोत्साहन दिलेलं आहे। त्या दृष्टिकोनातून काही योजना आणलेल्या आहेत। 80 लाख पंतप्रधान आवास योजनेचा बजेट, त्यासाठी 40,000 कोटीचं बजेट दिलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यातही वाढवलं आहे। 6.5 कोटी लोकांच्या घरापर्यंत नळाच्या मार्फत पोहोचेल पाणी, त्याची योजना दिलेली आहे। म्हणजे जनसामान्यांसाठी ज्या आवश्यक योजना आहेत, मग ती पाण्याची असेल, विजेची असेल, सोलर विजेची असेल, त्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट ओरिएंटेड रोजगार निर्माण करणारं, एमएसएमईसाठी 2 लाखाचं बजेट देणारं असं हे बजेट सरकारने दिलेलं आहे। त्यामुळे हे बजेट पॉप्युलिस्टिक न राहता इन्व्हेस्टमेंट ओरिएंटेड, अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणारं आणि भारताला पुढच्या शतकामध्ये घेऊन जाणारं बजेट आहे। औद्योगिक क्षेत्राचा जर विचार केला तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काय त्यांनी? औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सगळ्यात चांगलं जर का काही झालं असेल तर आता जे रिटर्न दाखल होत होते आयटीचे, त्याच्यामध्ये 2 वर्षामध्ये सुधार करण्याला वाव दिलेला आहे। अजून जीएसटी मध्येही अशाच प्रकारचा जीएसटी सादर केल्यानंतर त्याच्यातही चुका दुरुस्त करण्याला वाव मिळावा अशी मागणी होती, आणि काही जीएसटीच्या क्लिष्ट प्रोसेस आहेत त्या कमी केल्या जाव्यात आणि ते सोपं व्हावं अशी अपेक्षा होती। मला असं वाटतं की ते जे डिटेल्स येतील त्याच्यामध्ये पूर्ण केल्या जाईल, कारण की त्यांनी स्पेसिफिक वाक्य होतं की टॅक्स रिफॉर्म चालू राहतील। त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून हे अतिशय महत्त्वाचं बजेट आहे। त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट टॅक्सही 15% आणला 18%वरून, तो एक दिलासा दिलेला आहे। 5G पण आपण देतो आहे, अनेक वस्तू स्वस्त केलेल्या आहेत, तर क्रिप्टो करन्सीवर टॅक्स लावलेला आहे। एकूण हा बजेट उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून चांगलं बजेट आहे। उद्योग क्षेत्रासाठी हा बजेट जो आहे हा अत्यंत उपयुक्त असा बजेट असल्याच्या प्रतिक्रिया अमरावतीकर नागरिकांनी आपल्यासोबत बोलताना व्यक्त केलेल्या आहे। अरुण जोशी, युसेन न्यूज, अमरावती। सामान्य नागरिक असे, शेतकरी असेल, यांना दिलासा मिळू शकेल। भारताच्या अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी आजचा जो अर्थसंकल्प सादर केला तो पुढचे 25 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला, आणि यामध्ये प्रामुख्यानं शेतकरी, महिला आणि युवक या 3 गोष्टी लक्षात घेतलेल्या आहेत। आणि शेतकऱ्यांची जी गरज असते, एक तर पाण्याची गरज असते, तर त्या सिंचनावर खूप जास्त भर देण्यात आलेला आहे। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की शेतीच्या दृष्टीने त्याचा माल MSPच्या द्वारे खरेदी केला गेला पाहिजे, आणि त्यांनी 2.37 लाख करोड रुपीज म्हणजे 2.37 लाख कोटी रुपये गहू आणि तांदूळाच्या खरेदीसाठी ठेवले, ज्यामुळं 1 कोटीच्या वर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे। दुसरं हे निश्चित झालेलं आहे की मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजे किमान हमीभाव हा सातत्यानं राहणार। शेतीमध्ये खताची आवश्यकता असते आणि 1 लाख कोटी रुपये शेतीच्या खतावर सबसिडी देण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे। त्यासोबतच नैसर्गिक शेती, ज्याला आपण प्राकृतिक शेती म्हणू शकतो, झिरो बजेट शेती म्हणू शकतो, त्याला प्रोत्साहन देण्याकरता सुद्धा राज्य सरकारांच्या माध्यमातून अनुदान देण्याची घोषणा सुद्धा केलेली आहे।
मनरेगामध्ये 98,000 कोटी रुपये, 97,000 कोटी रुपये, ग्रामीण भागामध्ये घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजना. हे बघा, 2016चा जो दिव्यांग कायदा झाला, त्या दिव्यांग कायद्यामध्ये आता दिव्यांग बांधवांच्या 21 कॅटेगरी आलेल्या आहेत. या 2016च्या पूर्वी 1995चा दिव्यांग कायदा होता, त्यामध्ये केवळ 7 कॅटेगरी दिव्यांगांच्या होत्या. आता त्या 21 झाल्या. तर 21 झाल्या म्हणजेच बजेट नाही, निदान 30% वाढ व्हायला पाहिजे. या मोदी सरकारची फसवेगिरी सांगतो तुम्हाला, कशी ते फसवणूक करतात. मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 1325 कोटी रुपयाची दिव्यांगांसाठी तरतूद होती. आज जे बजेट त्यांनी जाहीर केलं त्यामध्ये केवळ 1175 कोटी केले, म्हणजे 150 कोटींनी ती तरतूद कमी केली. ही फसवणूक नाही तर काय आहे? एकीकडे दिव्यांगांच्या कॅटेगरी वाढवल्या जातात, 7-21 म्हणजे 3 पटीनं वाढलं, 21 कॅटेगरी झाल्या आणि ती तरतूद निदान 30% वाढ व्हायला पाहिजे होती. तसं न करता त्यांनी केवळ 1125च त्याची 75 या वर्षीची तरतूद ठेवली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प नसून अनर्थसंकल्प आहे. कारण सर्वसामान्य माणसाला कररचनेत कोणताही दिलासा न देणारा, नोकरदारांची निराशा करणारा हा अनर्थसंकल्प असून आभासी विकासासोबतच या सरकारने आता आभासी चलन आणण्याचा प्रयत्न केला असून नोटबंदीचा पुनर्प्रत्यय या आभासी चलनामुळे सर्वसामान्य माणसाला येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून हा अनर्थसंकल्प अत्यंत निराशादायक आणि कुणाचाही कल्याण न करणारा अर्थसंकल्प आहे. 2021-22चा केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी जो आज बजेट सादर केला तो सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासादायक बजेट आहे. या बजेटमध्ये समाजाच्या शेवटच्या घटकाला केंद्रबिंदू मानून त्याचा विकास कसा होईल याच्याकडे सर्वात जास्त फोकस केलेला आहे. या अनुषंगाने शिक्षण असो, उद्योग असो, नवतरुण असो यांना या बजेटमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम अर्थमंत्र्यांनी केलेलं आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा अतिशय चांगल्या योजना या बजेटच्या निमित्ताने आहे. रेल्वेला बजेट जे रेलवेसाठी विशेष असतं. सरकार को अमरावती महानगर पालिका के लिए प्रभाग रचना की घोषणा की गई. प्रभाग के गठन पर 14 फरवरी तक आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं. शनिवार की रात राज्य चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त करने के बाद नगर आयुक्त ने मंगलवार को वार्ड गठन के कार्यक्रम की घोषणा की. लिहाजा नगर निगम चुनाव का बिगुल सही मायने में बज गया है. नगर निगम का कार्यकाल 8 मार्च को समाप्त हो रहा है. उससे पहले 2 मार्च को फाइनल वार्ड बनाया जाएगा. इसीलिए ये तय है कि चुनाव कम से कम 1 महीने के लिए टाल दिया जाएगा और प्रशासन सत्ता में बना रहेगा. आयोग को जहां 5 जनवरी को संशोधित ड्राफ्ट वार्ड संरचना प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, वहीं आयोग के कार्यालय में कोरोना संक्रमण दर्ज होने के कारण ड्राफ्ट वार्ड संरचना लंबित थी. उसके बाद 1 फरवरी को वार्ड स्ट्रक्चर का प्रकाशन किया जा रहा है. बहुसदस्यीय वार्ड संरचना में 32 वार्डों में 3 सदस्य होंगे और 1 में 2 सदस्य होंगे. ऐसे संकेत हैं कि आगामी वार्डों के गठन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. मेयर चेतन गावंडे ने विश्वास जताया कि वार्ड का ढांचा अच्छा है और हम आगामी चुनाव जीतेंगे. अमरावती महानगरपालिकेच्या 2022मध्ये ज्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहे त्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागाच्या प्रारूप ज्या नकाशा आहे त्याचा आज प्रसिद्ध झालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता निवडणुकीसाठी कधीही सज्ज असतो, कारण भूस्तरावर त्याचं जी बांधणी आहे ती बांधणी योग्य असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीवर मात करून तो निवडणुकीसाठी सज्ज असतो. अतिशय चांगली अशी रचना भारतीय जनता पार्टीसाठी आहे. वातावरण पोषक आहे
आणि गेल्या 5 वर्षापासून ज्या लोककल्याणकारी उपक्रम महानगरपालिकेने राबविलेले आहे, त्या विकास कामाच्या भरवशावर आम्ही येणारी निवडणूक जिंकू, हा विश्वास आज या निमित्तानं मी व्यक्त करतो. आइए ग्राफिक के माध्यम से वार्ड गठन का कार्यक्रम देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाली अधिसूचना का मसौदा 1 फरवरी को प्रकाशित किया गया है। 14 फरवरी तक आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित कर दर्ज किए जाएंगे। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव 16 फरवरी को राज्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के अधिकृत अधिकारी द्वारा 26 फरवरी तक सुनवाई होगी। 2 मार्च को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आयोग को सिफारिशें भेजी जाएगी। वार्ड निर्माण पर आपत्ति और सुझाव 1 से 14 फरवरी तक नगर निगम के निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित वार्ड कार्यालय मुख्यालय पर नागरिकों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि सुनवाई में शामिल होने के लिए इन नागरिकों को अलग से सूचित किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में केंद्र सरकार की योजना के तहत 2022 की तुअर की गारंटी मूल्य खरीदी का राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं जिला पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के हाथों शुभारंभ किया गया। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पूजन किया और तुअर की खरीद शुरू की। पालक मंत्री एडवोकेट ठाकुर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति पहल करे और किसानों और मजदूरों के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करे। समिति के माध्यम से किसानों और मेहनतकशों के लिए कई बेहतरीन चीजों को लागू करना संभव है। उसी के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। शेड और अन्य सुविधाएं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस साल तुअर की गारंटीड कीमत 6,300 रुपए तय की गई है। पालक मंत्री ने निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसान शामिल हो और कोई भी वंचित न रहे। इस अवसर पर अमरावती कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष विजय दहीकर, सचिव दीपक विजयकर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयंतराव देशमुख, हरिभाऊ मोहन और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमरावती जिले में बिजली के उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में 22 उपकेंद्र तैयार होने वाला है। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नए उपकेंद्र शुरू किए जाने की जानकारी दी। टाकरखेड़ा शंभू में उच्च दाब वितरण प्रणाली उपकेंद्र लोकार्पण कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ऑनलाइन शामिल हुए। उच्च दाब वितरण प्रणाली योजना के तहत 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित टाकरखेड़ा शंभू में 33/11 केवी सब स्टेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये आयोजन पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, MSCDCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, निदेशक संजय ताकसांडे, क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी उपस्थित थे। इस उपकेंद्र से टाकरखेड़ा शंभू और आसपास के 22 गांवों को लाभ होगा। इस सब स्टेशन से वर्तमान में 1,700 कृषि और 12,000 अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बिजली की आपूर्ति में मदद की जाएगी। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के प्रयासों के कारण परियोजना साकार हुई है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि अमरावती जिले में उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऊर्जा विकास के लिए संशोधित वितरण प्रणाली में 22 सब स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। अमरावती में जेपी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कामगारों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज कामगारों ने काम रोक दिया है। अमरावती शहर में रिंग रोड पर काम कर रहे जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कामगारों ने अचानक से काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इन कामगारों का कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिससे वो अब परेशानी में आ गए हैं और अब कंपनी के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। जब तक वेतन नहीं मिलता तब तक आंदोलन की भूमिका इन कामगारों ने अपनाई है। असहाय लोगों की मदद के लिए श्री संत गाड़गे बाबा ने 117 साल पहले अमरावती के भातकुली तहसील के ऋण मोचन में धार्मिक यात्रा के साथ की थी। अभी भी असहाय लोगों को वस्त्र एवं अन्य जरूरी सामग्री वितरित करने का कार्य निरंतर शुरू है। 117 साल पहले श्री संत गाड़गे बाबा ने नेत्रहीनों और विकलांगों को भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का काम शुरू किया था।
इसकी शुरुआत भातकुली तहसील के रणमोचन के मुदलेश्वर मंदिर से की थी। हजारों नेत्रहीनों और विकलांगों को भोजन और वस्त्र देने का कार्य अब भी निरंतर रूप से जारी है। इसी कड़ी में ऋणमोचन यात्रा के अंतिम सप्ताह में नेत्रहीनों और विकलांगों को भारी भीड़ उमड़ रही है। 117 साल पहले संत गाडगे बाबा द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को अच्युतराव उर्फ दादा साहब देशमुख ने 2002 तक कायम रखा। उसके बाद मुंबई में संत गाडगे बाबा मिशन के सचिव बाबू साहेब देशमुख के पहले के तहत वार्षिक ऋणमोचन यात्रा में नेत्रहीनों, विकलांगों और बेसहारा लोगों को भोजन और वस्त्र वितरित करने का काम चल रहा है। इसके लिए मुंबई, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, दरियापुर, नागपुर जैसे कई बड़े शहरों से अमूल्य सहयोग मिलता है। अमरावती के व्यापारी संघ की ओर से विजय कासट, अकोला से जवाहर भाई, दरियापुर से पनपालिया, मूर्तिजापुर के व्यापारी भी बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं। 1905 मध्ये जो रथ बाबांनी हाती घेतला तो अखंडपणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव असून सुद्धा त्याला खंड पडलेला नाही। कमी प्रमाणात का होईना कोरोनाचे सर्व नियम पाळून सोशल डिस्टन्सिंग असो, ते सॅनिटायझर असो किंवा मास्कचा वापर करून आलेल्या गोरगरीब मंडळीला अमरावती, अकोला आणि मूर्तिजापूर तालुक्यातील सर्व व्यापारी मंडळीच्या वतीनं ब्लँकेट वाटप, साड्या वाटप आणि त्यांना अन्नदान आणि वस्त्रदान आज इथे करण्यात आलं। आज मी या संस्थेच्या गाडगे महाराज लक्ष्मीनारायण संस्था गाडगे बाबांनी ज्याला त्या संस्थेला सुरू केलं त्या संस्थेच्या वतीनं सर्व दानशूर मंडळींना ज्यांनी प्रत्यक्षात किंवा अप्रत्यक्षात या कार्यक्रमाला आपली मदत दिली त्यांना संस्थेच्या वतीनं धन्यवाद देतो। त्यांची कृपादृष्टी संस्थेवरती अशीच राहावी आणि गाडगे बाबांच्या कार्याला कधी खंड न पडू देता हे कार्य असंच अखंडपणे सुरू राहावं म्हणून त्यांची आशीर्वाद संस्थेवरती असेच राहावे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो। जय सद्गुरु गाडगे। अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान में स्वर्गीय सुरेश राव अडगुलवार की याद में 35+ टेनिस बॉल मैच आयोजित किए गए। मैच का उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ और फाइनल मैच सोमवार को खेला गया। फाइनल में पैंथर 11 ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। अमरावती के क्रिकेटर युवाओं को अधिक प्रोत्साहन मिले और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके क्रिकेट प्रेमियों को मैच खेलने का मौका मिले, इसलिए स्वर्गीय सुरेश राव अडगुलवार की याद में 35+ टेनिस बॉल मैचों और क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। इस मैच में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सोमवार को एकता 11 अकोली और पैंथर 11 क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पहले एकता 11 ने बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 107 रन बनाए। पैंथर 11 ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट से मैच जीत लिया। आणि आमचे श्रीवास भाऊ जे आहे त्यांनी भरपूर मेहनत घेतली। जी टीम आहे नाना भाऊ, प्रवीण भाऊ, धीरज भाऊ हे सगळ्यांनी मला सहकार्य केलं, त्यामुळे माझी ताकद अजून वाढली। किती टीमनी सहभाग घेतला? इथे 16 टीमनी याच्यात सहभाग घेतलेला आहे। पुरस्काराचं वितरण कसं? पुरस्काराचं वितरण माझ्यातर्फे मी 21,000 बक्षीस आणि 11,000 बक्षीस इथे टीमला विजेत्या टीमला घोषित केलेलं आहे। कई क्रिकेट प्रशंसक 35 साल बाद खेलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने ऐसे क्रिकेट प्रशंसकों को प्रोत्साहित करने के लिए राजू अदगुलवार को धन्यवाद दिया। हे जे प्लेयर असतात यांना एक थोडं विसरल्यासारखं होऊन जाते अमरावतीमध्ये, यांना एक खेळाचा स्कोप नाही राहत, पण सरांनी इथे एक स्कोप मिळवून दिला। एक 21,000-31,000चं बक्षीस दिलं, त्यामुळं सर्व प्लेयर्स एक जवळपास 100 ते 150 प्लेयर इथं ग्राउंडवर खेळून गेले। एक अमरावतीकर म्हणून मी आणि क्रिकेटपटू म्हणून मी असं म्हणेल की अडगुलवार सरांसारखे जे बाकी जे क्रिकेट प्रेमी आहे त्यांनी जर त्यांना साथ दिला तर एक विदर्भस्तरीय टुर्नामेंट इथे 51,000 होऊ शकते आणि आम्ही त्यांच्यासोबतच आहे अब 35+चं। विजेता टीम को महापौर चेतन गावंडे, भाजपा नेता तुषार भारतीय, नगर सेवक प्रदीप हिवसे के हाथों 21,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी गई, तो वहीं उपविजेता टीम को 11,000 रुपए नगद दिए गए। अकोला जिले में मंगलवार से स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल खुल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्था को खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद स्कूल, कॉलेज में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। अकोला जिले में इससे पहले 24 जनवरी को महानगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह स्कूल शुरू करने का प्रशासन ने आदेश दिया था, जिसके बाद आदेशानुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गए थे। लेकिन अकोला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था।
जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में देखते हुए 1 फरवरी से जिले के कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य कॉलेज, स्कूल में नियमित कक्षाएं और चरणबद्ध छात्रावास शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मनपा क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या कम हो रही है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने के कारण शहर के स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की सहमति होना जरूरी है। मंगलवार को अकोला में कोरोना के 166 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1379 पर पहुंच गई है। जनवरी के पहले दिन से ही कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अकोला कर की चिंता दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। मंगलवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज के RT-PCR टेस्ट में 145, प्राइवेट के 12, रैपिड एंटीजन टेस्ट 9, कुल मिला के 166 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं इसी दौरान होम आइसोलेशन से 300 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाएं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।